Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting the new section of the chapter federalism, that how the federalism practice. Constitution provision is not necessary or sufficient to make the federalism succeed. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बनाने से ही फेडरलिज्म सक्सीड नहीं हो जाता. ओके, बट इंडिया में ये सक्सीड हुआ है. यस, इट इज सक्सीड इन इंडिया. इसका कारण क्या है? एट्रीब्यूट टू द नेचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. जो हमारा एट्रीब्यूट है, हम जिस तरीके से फेडरलिज्म को देखते हैं और हम चाहते हैं, वो चीज़ें इंडिया में सक्सीड कर पाई है. फेडरलिज्म को माना कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बना हुआ है, पर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन सफिशिएंट नहीं होते सिर्फ फेडरलिज्म को लागू करने के लिए. जो दो एस्पेक्ट थे जो इंडिया में फेडरलिज्म लाए, पहला था रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी. यस, वी रिस्पेक्ट अवर डाइवर्सिटी. इंडिया कास्ट, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, क्रीड और एक्सेट्रा बहुत सी ऐसी चीज़ों में डाइवर्स है, और इस डाइवर्सिटी की हम रिस्पेक्ट करते हैं. हम इस डाइवर्सिटी के कारण बिखरे हुए नहीं है, बल्कि हम डाइवर्सिटी के कारण एकजुट है, यूनाइट है. और इसके कारण हमारा सेकंड जो एस्पेक्ट आता है वो है अवर डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर. हम साथ रहना चाहते हैं, हम अलग नहीं होना चाहते. हम सारे कास्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, कलर की रिस्पेक्ट करते हैं. हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते उसके कलर को लेकर के, उसके रिलीजन को लेकर के, उसके लैंग्वेज को लेकर के, या उसके रीजन को लेकर के. ये डिज़ायर, साथ में रहने की, फेडरलिज्म, ये दोनों एस्पेक्ट जो है वो फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाती है इंडिया में. ओके स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ. लिंग्विस्टिक स्टेट. लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना ये पहला और सबसे बड़ा टास्क था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री. इंडिया में भाषा के अनुसार देश को विभाजित करना ये सबसे बड़ा टास्क था. अगर आप देखेंगे 1947, ओके, 1947 में इंडिया को और अभी के मैप को, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं. ये देखिए, ये जो मैप है आपको दिख रहा है वो 1947 का मैप है इंडिया का. आप देख सकते हैं कितने सारे अलग अलग प्रोविज़न है. राजपूताना, पंजाब, कश्मीर, ठीक है, राजपूताना, पंजाब, कश्मीर, यूनाइटेड प्रोविज़न, सेंट्रल प्रोविज़न, बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैसूर, मद्रास, ठीक है, ये सब असम, ठीक है, इतने सारे ये सब प्रेसिडेंसीज थे. और कुछ प्रिंसी स्टेट्स भी थे, ये गुजरात, ठीक है. तो इस तरीके से ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था. इस तरीके से 1947 भारत जब आज़ाद हुआ उस समय का ये भारत का नक्शा है. इस तरीके से भारत था. लेकिन आज हम देखते हैं जो स्टेट को, कंट्रीज़ को, आज हम जिस तरीके से इंडिया को देखते हैं, ये देखिए कितनी सारी स्टेट्स बन गए. तो ये जो स्टेट है वो भाषा के अकॉर्डिंग बना गया, ठीक है. तो ये जो चेंजेस है 2017 से लेकर के, मतलब 2020 से 1947 के बीच में देख रहे थे, बहुत सारे चेंजेस हो गए. कुछ बाउंड्रीज नई बन गई, कुछ पुरानी बाउंड्रीज हट गई. तो हुआ कैसे? तो ये जो नया स्टेट था, इसको क्रिएट करना वो भाषा के आधार पे किया गया था, ठीक है. जो लोग एक समान भाषा बोला करते थे उन्हें एक स्टेट पे बांध दिया गया. कुछ स्टेट का क्रिएशन लैंग्वेज के अनुसार नहीं किया गया, बल्कि कल्चर, एथनिक और ज्योग्राफी कंडीशन के अनुसार भाषा को बांटा गया. इस स्टेट में आते हैं नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड. ये जो है इनके कल्चर, इनके एथनिसिटी, ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, इनको भाषा के अकॉर्डिंग नहीं बांटा गया है, ठीक है. ओके, तो ये जो डिमांड थी, द डिमांड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे, ये कई नेशनल लीडरों के अंदर डर का कारण भी थी कि कहीं भाषा के अकॉर्डिंग देश को बांट देने से देश की एकता ख़त्म ना हो जाए. सेंट्रल गवर्नमेंट कई समय तक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के पक्ष में नहीं थी, वो बहुत समय तक टालती रही. पर आज जो भाषा के हिसाब से स्टेट बन गए, तो हम देख सकते हैं कि इन स्टेट का कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में कितना आसानी हो गई है. किसी भी स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए
ये स्टेट बहुत आसान हो गया है और इन लिंग्विस्टिक स्टेट ने कंट्री को यूनाइटेड कर दिया है और एक बना दिया है, ना कि बांटा है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकंड जो टेस्ट था फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का, वो था लैंग्वेज पॉलिसी का। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो हमने अभी तक इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई हुई है। हिंदी को आइडेंटिफाई तो किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, पर अभी भी हिंदी जो है वो बहुत से राज्यों में मदर टंग की तरह इस्तेमाल नहीं की जाती। सिर्फ हिंदी को 40% इंडियन ही बोला करते हैं, उनकी मदर टंग है। ओके, इसी कारण इन देश की सेफगार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए अदर लैंग्वेज को भी नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि हिंदी के अलावा 21 और ऐसी भाषा है जिसको शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा मिला है। ठीक है, क्योंकि बाकी लैंग्वेज भी इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं बोले जा सकते थे कि उनको नेशनल लैंग्वेज घोषित किया जा सके। ओके, ये जो अदर लैंग्वेज है, इसमें जो कैंडिडेट है एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पोजीशन पाने के लिए, तो वो इस लैंग्वेज का चुनाव कर सकती है ताकि वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। स्टेट ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना के रखी है जिससे वो अपने सारे कामकाज ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया, जिससे वो अपने सारे जो वर्क प्लेस में यूज़ करती है। हमने श्रीलंका के लीडरों के समान जल्दबाजी नहीं करी इंडिया को हिंदी को नेशनल लैंग्वेज स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के तरह प्रपोज किया गया था और ये कहा गया था कि 1965 तक इंग्लिश को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा यूज़ करना और हिंदी का यूज़ किया जाएगा। पर बहुत से जो नॉन हिंदी स्पीकर्स थे, खासकर तमिलनाडु में रहने वाले लोग, वे चाहते थे कि इंग्लिश को ही कंटिन्यू किया जाए। वे हिंदी नहीं जानते, वे इंग्लिश में ही ऑफिशियल जो गवर्नमेंट काम है वो कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और इन्होंने इस लिए बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवमेंट भी फॉर्म किया, बहुत ज़्यादा वायलेंट तरीके से इन्होंने इस चीज़ों को लागू करने की कोशिश की सेंट्रल गवर्नमेंट पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री भी हो गई। इंग्लिश और हिंदी दोनों को उन्होंने ऑफिशियल पर्पस के लिए एग्री हो गए। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि इंग्लिश जो है वो इलिट्स लोग की भाषा है, बड़े रईस लोग की भाषा है, और उनके फेवर में इसको लागू कर दिया गया था। और हिंदी का जो प्रमोशन है उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, उसको ऑफिशियल पॉलिसीज़ के लिए गवर्नमेंट ने इस्तेमाल ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया। ठीक है, पर ना करने का एक फ़ायदा ये हुआ कि हम जो श्रीलंका में जिस तरह की स्थिति थी वो स्थिति इंडिया में नहीं आ पाई। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी को बड़े पैमाने तरीके से इम्पोज नहीं किया, स्टेट लैंग्वेज की मान सम्मान को उन्होंने बनाए रखा। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इंडियन जो पॉलिटिक्स लीडर है उनको बहुत ही मदद हुई कि वे श्रीलंका के समान स्थिति इंडिया में क्रिएट नहीं कर सके, नहीं हो पाया। ओके, तो ये हमारे लिए अच्छा था। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, तो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप को बनाना एक और बड़ा टास्क था फेडरलिज्म के अंदर, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपसी सहमति से ही हो सकती थी। ये जो पावर शेयरिंग का वर्क था, ये रूलिंग पार्टी और जो लीडर फॉलो करते उनके अरेंजमेंट के बीच में उनके ऊपर डिपेंड करता था। ओके, तो बहुत लंबे समय तक तो कोई विवाद नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल करती थी वो स्टेट भी चलाती थी। ठीक है, तो इसके कारण कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी ऑटोनॉमस राइट नहीं किया और ना ही स्टेट ने कोई फेडरल यूनिट की मांग करी। ठीक है, दोनों ने आपस में मतलब एक ही जो गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठी थी, उस समय कांग्रेस सेंट्रल में भी थी और स्टेट बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो इस कारण दिक्कत नहीं गया। लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ा और बहुत सी नई रूलिंग पार्टियां स्टेट लेवल पे इमर्ज होने लगी,
ठीक है। ओके, तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में तानातानी शुरू हो गई पावर को लेकर के। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए। वो चाहती थी किसी भी तरीके से अपने राइवल पार्टी को कंट्रोल कर सके और उन्हें हथिया सके। तो एक समय ऐसा आया था इंडिया में जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बनने ही नहीं देती थी, ठीक है। वो चाहती थी कि स्टेट पे भी उसका पूरी तरीके से जोर हो, और ये जो था ये बिल्कुल ही फेडरलिज्म के स्पिरिट के अगेंस्ट था, ठीक है। तो ये पोजीशन बाद में चेंज हो गई। किस तरीके से? ये एक समय आया 1990s का, ऐसा पीरियड जो बहुत सी रीजनल पार्टी स्टेट से कंट्री तक फैल चुकी थी, ठीक है। इस समय ये ऐसा इरा बिगन हो गया था, वो इरा था कोलिशन गवर्नमेंट का, मींस गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार ये मान लीजिए कि 4 से 5 सरकारें मिल करके रूल करती है और देश या स्टेट चलाती है, ठीक है। तो सेंट्रल में भी कोलिशन गवर्नमेंट बैठ गई थी। किसी एक पार्टी को पूरी मेजॉरिटी मिल ही रही थी लोकसभा में, ठीक है। तो जो मेजर नेशनल पार्टीज थी उन लोगों को अलायंस मतलब समझौता करना पड़ा कुछ छोटी स्टेट पार्टियों से और रीजनल पार्टियों से, ताकि वो सेंट्रल में गवर्नमेंट बना सके। ये एक न्यू कल्चर था पावर शेयरिंग का, जिसने एक ऑटोनॉमस पावर शेयरिंग स्टेट और सेंट्रल में लाई। ये जो ट्रेंड था आप ये फोटो में देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से पावर बांटा गया। हम इसके ऊपर आएंगे। ये जो ट्रेंड था इसको सपोर्ट मिला जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट डाला, और किसी भी मनमाने तरीके से एट्रीब्यूट मैनर से उसके काम में दखलंदाजी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो फेडरल पावर शेयरिंग था बहुत इफ़ेक्टिव है आज भी, और इस तरीके से कई सालों में कॉन्स्टिट्यूशन में ये अच्छे से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पावर किस तरह का शेयर हुआ है। पहले पिक्चर में देख लीजिए, यहाँ पे आपको कांग्रेस की पार्टी मिल रही होगी, इंदिरा गांधी। उस समय इस तरह की स्थिति आ गई थी, तो स्टेट पावर मांग रहा था और वो पावर के लाइन में खड़ी है। देखिए ये सारे स्टेट्स वाले हैं जो पावर में खड़े हैं, पावर चाहते हैं, और इंदिरा गांधी उन्हें पावर देते हुए दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है। इसके बाद 1990s में जब कोलिशन गवर्नमेंट पहली बार सेंट्रल में बैठी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी भाजपा की। आप देख सकते हो कि उनकी जो कुर्सियों में अलग अलग मोनो आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत से रीजनल पार्टीज जो है उनसे मिल करके उन्होंने गठबंधन सरकार बना करके कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी जो देश को रन करती थी। तो ये पिक्चर में वो चीज़ शो करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये देख लीजिए कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में कितनी है, ठीक है। 2011 के सेंसस के अनुसार इंडिया में टोटल 1300, हाँ 1300 अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। इन सब भाषाओं को लेकर के एक ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप को पूरी तरीके से मेज़र करके उन्होंने एकजुट किया कि जो भाषा सिमिलर उसको एक भाषा में डाल दिया जाए। जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी भाषा, उसको हिंदी के ही माना गया कि हिंदी का ही समरूप है, उसमें हिंदी बहुत सख्त मिली हुई है, ठीक है। इस तरीके से ग्रुपिंग करने के बावजूद भी सेंसस ने देखा कि 121 लैंग्वेजेस है इंडिया में अब भी। उनमें से 22 लैंग्वेज को ही उन्होंने 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। इसे शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है, और जो लैंग्वेज इस शेड्यूल में नहीं आ पाए उन्हें नॉन शेड्यूल लैंग्वेज की कैटेगरी में माना जाता है। तो इससे पता चलता था कि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है। इतनी डाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री में नहीं मिलेगी जितनी इंडिया में मिलती है। आप देख सकते हैं कि कैसे स्थिति रही होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं हिंदी की जो सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाली सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है इंडिया में वह हिंदी है, पर वो भी 44% है। अगर ऐसी भाषाओं को मिला लेते हैं जो ऐसे
भाषाओं को मिला लीजिए, हिंदी को सेकंड और थर्ड लैंग्वेज मानते हैं, तो भी हम 50% से ऊपर नहीं जा पाएंगे, 50% से कम ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और इंग्लिश जो मदर लैंग्वेज है उसके लिए वो सिर्फ 0.02% ही इंडियन इंग्लिश एज अ मदर टंग यूज़ करते हैं। उसको भी अगर हम सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज मान लेते हैं इंग्लिश को एक मदर लोकल लैंग्वेज के साथ, तो भी 11% ही हो पाता है। ये पूरी लिस्ट दी गई है, आप इसे देख सकते हैं कि कौन कौन सी भाषा कितनी परसेंट बोली जाती है। प्रोपोर्शन देख लीजिए आप, आसामी है, बंगाली है, बोडो है, डोडरी, गुजराती, हिंदी ऐसी बात है 43.63% बोली जाती है। बाकी देख सकते हैं कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़ी, पंजाबी, संस्कृत जो है आप देख सकते हो उसे शामिल किया गया है, लेकिन वो बोली ही नहीं जाती, मदर लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, लेकिन हाँ वो हमारी सबसे पुरानी भाषा है और वो उसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ और इस संस्कृत से ही बाकी लैंग्वेज बनी हुई हैं, तो इसी कारण इसे शेड्यूल में शामिल किया गया है। इसके अलावा संतली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू इन भाषाओं का बड़े इस्तेमाल होता है। इसे शेड्यूल में 8 शेड्यूल में इसे इन भाषाओं को जगह मिली है। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा।